हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। एंड जैसे कि स्ट्रेटजीज की बहुत सारी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है। एंड आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने रीजनिंग पढ़ाना। एंड एक्चुअली मैंने ऑफलाइन बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। तो ये मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग हो सकता है। अब आप मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए इनिशियल फेज में, आगे जाकर आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। एंड रीजनिंग में टारगेट कर रहा हूँ एसबीआई क्लर्क के लिए 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेके आना। अब देखो, एज अ स्टूडेंट क्या 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेके आ सकते हैं हम, इसके बारे में भी सोचना इम्पोर्टेंट है। यस, अगर आपके शिफ्ट में ऐसे ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आ गया है कि जिसमें आपको एक मीनिंगफुल वर्ड ये करना है, मीनिंगफुल वर्ड लिखना है उसका। उसके बाद दूसरा, कि एक गंदा ब्लड रिलेशन नहीं आया है, या एक ऐसा एक ट्रिकी पजल जिसने आपको फंसाया है। ऐसे दो तीन अगर पॉइंट आपके मॉक में, आपके एक्चुअल एग्जाम में नहीं है, मॉक में नहीं बोल सकता, एक्चुअल एग्जाम में नहीं है, तो आप 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेके आ सकते हो। लेकिन इसके लिए भी आपको लगेगी बहुत सारी प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस वो भी एक अच्छे अप्रोच के साथ। तो हम अप्रोच सीखेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। आज के इस सेशन में मैंने 4 पजल्स, 5 सिलॉग के क्वेश्चन, 5 इनइक्वलिटी के क्वेश्चन एंड 5 हमारे अल्फा बेट सीरीज के क्वेश्चन लिए। आगे आगे जाकर हम बहुत सारे पजल सीखेंगे, बहुत सारी इनइक्वलिटी सिलॉग के क्वेश्चन सीखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सभी चीजें मेरे अप्रोच के साथ सीखेंगे। कुछ अलग है या नहीं आप देखोगे। और आगे बढ़ते हैं। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना है। अब एक्चुअली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व हो गया तो अच्छा, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो देखना है एंड आगे बढ़ना है, इसे आपको देखना है। एट द एंड मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट सेशन है तो मेरा। और आगे आगे जाकर हम क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करते जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते, पेन एंड पेपर लेकर आप बैठ जाइए। पहला पजल हमारे सामने है, 8% CHI JK। अब देखो, अगर मेरे सामने 35 क्वेश्चन है एंड अगर मैं एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहा हूँ, मेरे सामने पहले ही पजल आता है, तो ये डिपेंड करेगा कि मैं पजल उठाऊंगा या नहीं। अब कैसे डिपेंड करेगा, अगर मेरा कमांड पर पजल के ऊपर ज्यादा है, अगर मेरी बात की जाए तो मैं पजल उठाता हूँ, क्योंकि मेरी कमांड उसके ऊपर ज्यादा है। मुझे पता है कि रीजनिंग में मुझे मैक्स मार्क्स लेके आने। एक भी पजल छोड़ दिया तो 5 मार्क्स कम होते, 5 मार्क्स में कम नहीं करने दूंगा। एंड पजल प्रीलिम्स लेवल में इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, अगर उसको थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा दिया जाए तो वो सॉल्व किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते। 8% CHI JK एलिमनो were born in different years 1982 87। अब दिया है देखो, द एज वेर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 2024। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। अब देखो, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बाप रे, अब ये रहने वाला इंटरेस्टिंग मेरे लिए। 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कौन से ईयर? 1982। देखो 1982, अब यहाँ लिख के जाना है। 82, 87, 94, 99, उसके बाद 05, उसके बाद 10, 18 एंड 21, ये ईयर्स। अब हमें क्या करना है, उनका एज कैलकुलेट करना है सभी में। पहले हम एज कैलकुलेट करेंगे। देखो, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। एज कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ नीचे से कैलकुलेट करते हैं। 2024 को कंसिडर किया है, और 2021 यानी कि यहाँ पहला ईयर कितना होगा, 3 साल। अब कैसे करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, इसमें से डिफरेंस कितना है, 3 का। इस 3 में इस 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 6। अब देखो यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना डिफरेंस है, 8 का। 8 + 6 14, यहाँ 5 का है, यहाँ 14 + 5 कितना हो गया, 19। अब देखो, 5 से अगर 24 तक डिफरेंस निकालना है तो कितना डिफरेंस आएगा, 2015 एंड 2025, यानी कि ये 20 - 1 यानी कि 19 का। तो हम सही जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ का डिफरेंस है 6। 19 में 6 ऐड किया तो कितना आया,
25, यहाँ का डिफरेंस कितना है 5, तो 25 में 5 ऐड किया तो कितना आया 30, यहाँ का डिफरेंस कितना है ये 4 और ये 3 7, यानी कि ये 30 में 7 ऐड किया तो कितना आया 7, 7 प्लस 7 24 है, ओके 7, और यहाँ का डिफरेंस कितना है 5 का 37 में 5 ऐड किया तो कितना आया 42। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि यहाँ एजेस कैसे कैलकुलेट करनी है, इसमें एक ऐड करना है यहाँ का डिफरेंस। आगे जाते जाते अब देखो, मैं आपको एक पहले से बताता हूँ कि मैं जब भी पजल सॉल्व करता था तब मेरा यही होता था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मिनिमम कंटेंट लिखना है, क्या करना है मैक्सिमम हम पॉसिबिलिटीज लेंगे, मिनिमम लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो आई वॉज बॉर्न 12 years बिफोर यम, यम के पहले बॉर्न हुआ है आई, इसमें डिफरेंस कितना बोला है 12 ईयर का। अब देखो 12 ईयर डिफरेंस कहाँ का है, 3 प्लस 12 कितना होगा 15 होगा, 15 है क्या नहीं, 6 प्लस 12 18 नहीं है, 14 प्लस 12 26 नहीं है, 19 प्लस 12 कितना 31 नहीं है, 25 प्लस 12। अब देखो यहाँ हो रहा है, यानी कि पहला होगा यहाँ यम, तो यहाँ आया आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, देखो क्या है यहाँ 30 यहाँ 42, यानी कि यहाँ भी यम यहाँ आए। आपको समझ में आया, आए और हमने यम को पुट किया है। एज मेनी पर्सन वेयर बोर्न बिफोर आई एज आफ्टर यन। अब देखो इस सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, बिफोर आई आफ्टर यन, यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्या करने का ऊपर से आए कौन से नंबर पे सेकंड नंबर पे, नीचे से यन को उसी नंबर पे लिख लो, ऊपर से आए कौन से नंबर पे फर्स्ट नंबर पे, नीचे से एन को उसी नंबर पे लिख लो। अब देखो सेंटेंस को फिर से पढ़ो, एज मेनी पर्सन वेयर बोर्न बिफोर आई के ऊपर एक, एन के नीचे एक, आई के ऊपर 0, एन के नीचे 0, ये हो गया। ओनली 3 पर्सन वेयर बोर्न बिटवीन एन एंड के, एन एंड के बीच में 3 लोग, 1 2 3 यहाँ आया के, एन 1 2 3 यहाँ आया के। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ के एंड जे इज 11, के एंड जे में डिफरेंस कितना है 11। अब देखो 30 प्लस 11 41 नहीं, 30 माइनस 11 19, यानी कि यहाँ आ गया जे। के 25 प्लस 11 36 है क्या नहीं है, 25 माइनस 11 यानी कि 14, 14 कहा यहाँ, यहाँ आ गया जे। There is a gap of 4 years between the year in which J and H were born. J and H के बीच में कितने ईयर का गैप बोला है 4 ईयर का। अब देखो J यहाँ है 4 ईयर का गैप, यानी कि 19 है, तो 4 ईयर का गैप मीन्स कितना होगा, 4 ईयर का गैप मीन्स बीच में 4। देखो एक यहाँ समझने वाली बात है, देर इज अ गैप ऑफ 4 years बिटवीन J एंड H। अब देखो J 19, अब देखो 20 21 22 23, 4 ईयर का गैप करने के बाद ईयर कौन सा आ रहा है 24, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, यानी कि 25 माइनस 5 19 होता है। तो 4 ईयर का गैप मीन्स डिफरेंस कितना, डिफरेंस 4 का, लेकिन हम क्या करेंगे 5 से ऐड या 5 से माइनस करके वो नंबर निकालेंगे। अब देखो यहाँ अगर क्या बोला है जे एंड एच, अब देखो जे अगर 19 है तो 19 प्लस 5 कितना 24, तो गैप कितना 4 का, 19 माइनस 5 कितना 14, तो गैप कितना, यानी कि -5 कर रहा हो तो गैप 4 का रहा है, -4 करूंगा तो गैप 3 का आएगा, ये समझ लो। गैप ऑफ 4 years मीन्स बीच में 4 years होनी चाहिए, तो 19 -5 यानी कि यहाँ बीच में देखो 14 के आगे 15 16 17 18, यानी कि 4 ईयर का गैप, यानी कि यहाँ जे एंड एच बोला जा रहा है, जे एंड एच बोला जा रहा है, यहाँ वाइस वर्सा होगा। ओ वॉज बोर्न आफ्टर यल। अब देखो यल के बाद ओ बॉर्न होता है, यल के बाद ओ बॉर्न होता है, आगे क्या दिया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ओ एंड एच इज नॉट प्राइम नंबर। ओ एंड एच का सम प्राइम नंबर नहीं है, 14 प्लस 3 15 16 17, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। जे सॉरी ओ एंड एच का सम यहाँ कितना आ रहा है 18 प्लस 5, यानी कि 23। सॉरी ओ एंड एच का है ना, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ओ एंड एच इज नॉट प्राइम। ओ प्लस एच 14 प्लस 3 17, ओ प्लस एच 6 प्लस 19, यहाँ 25 आ रहा है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो रहा है। आगे देखते हैं आंसर सही है क्या हमारा, आई एल एम के एच, आई एल एम के एच, आगे बढ़ते हैं जे ओ एंड एन। आप भी देखो कि आपने जो जो सॉल्व किया है वो सही किया है या गलत किया है। हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न इन 2018,
2018 में कौन बॉर्न हुआ है? ओ बॉर्न हुआ है। पेन चेंज कर लेते हैं। ओ बॉर्न हुआ है। नेक्स्ट, एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर एज बिटवीन एच एंड डैश डैश रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ क्या, एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर यम एज बिटवीन एच। अब देखो बिफोर समथिंग लिखना है। अब देखो यहाँ फिल करना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर यम लिखा, यानी कि बिफोर यम लिखा तो दो है। एज बिटवीन एच एंड, दो पर्सन एच एंड किसके बीच में आएंगे? एच एंड यल या एच एंड यन? एच एंड यल, ये इंटरेस्टिंग है। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, इसमें हमारा टाइम जाता है। अब देखो अगर ये मेरे सामने होता ना, यानी कि पजल मैंने इसे सामने सॉल्व किया है, तो जल्दी हो जाता है। एज मेनी पर्सन बोर्न बिफोर यम किया तो दो है। एज बिटवीन एच एंड आई के बीच में दो लोग होनी चाहिए। एच एंड आई के बीच में दो लोग है क्या? एच एंड आई के बीच में दो लोग नहीं है। दूसरा देखो, एज मेनी पर्सन बोर्न बिफोर जे, बिफोर जे कितने लोग हैं? देखो एक दो तीन चार पांच, यानी कि एच एंड यल के बीच में पांच लोग होनी चाहिए। है क्या? नहीं है, ये भी गलत। मुझे लगता है इसका आंसर डी। ओके, के आई। अब देखो के ऊपर कितने हैं? वन टू थ्री एंड आई एंड एच के बीच में कितने हैं? देखो ये इसका आंसर क्या आ रहा है? के आई आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है। अब देखो इसका कैसे आंसर था? एज मेनी पर्सन बोर्न बिफोर के पहले कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। और एज बिटवीन एच एंड आई, एज बिटवीन एच एंड आई के बीच में अगर आप देखोगे तो उसके बीच में भी तीन ही लोग हैं। तो इसका आंसर करने के लिए अब देखो जितना, अब एक्चुअली लास्ट एक दो साल से क्या हुआ है, पजल का लेवल भी थोड़ा सा अप हुआ है, लेकिन पजल के लेवल से भी ज्यादा गंदा अगर कुछ हुआ है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जहां हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। एक्चुअली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसका आंसर लिखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सीखना इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी पर्सन, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एज पर द अरेंजमेंट? ओनली थ्री पर्सन वेयर बॉर्न आफ्टर के बाद तीन लोग चार लोग, यानी कि ये वाला गलत हो गया। कहाँ है ये वाला गलत? द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ आई एंड जे इज इवन नंबर। आई एंड जे के बीच का डिफरेंस, आई एंड जे के बीच का डिफरेंस हमने जो सॉल्व किए, आई किधर है 37, जे किधर है 19, इसका डिफरेंस कितना आएगा 18। ये इवन है ऐसा बोला गया है, तो ये वाला सही है। तो इसका आंसर आप देख लो। हम आगे बढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर फोकस करते हैं। देखो सिलॉग के क्वेश्चन से आप पहले सॉल्व करो, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ऑल मंथ्स आर डेट्स, क्या बोला है? ऑल मंथ्स आर डेट्स, ओनली अ फ्यू मंथ्स आर ईयर, इसको कैसे लिखते हैं? ओनली अ फ्यू मंथ्स, यानी कि सम मंथ्स आर ईयर्स एंड सम मंथ्स आर नॉट ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझो, ओनली अ फ्यू का मतलब समझते हैं। ऑल मंथ्स आर डेट्स लिखा, ओनली अ फ्यू मंथ्स आर ईयर्स, ओनली अ फ्यू मंथ्स मींस सम मंथ्स आर ईयर्स, सम मंथ्स आर नॉट ईयर्स। इसका मतलब एक ही होता है कि आपको कंक्लूजन में पूछा जाएगा ऑल मंथ्स बीइंग ईयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस हो सकता है क्या? तो इसका आंसर नहीं, नो। इतना ही पॉसिबिलिटी में पूछा जाता है जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है। एक ही क्वेश्चन बनता है, ऑल ईयर बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, यस, एंड ऑल मंथ बीइंग ईयर इज अ पॉसिबिलिटी, नो। बाकी सभी पॉसिबिलिटी यस हो सकती है, लेकिन ऑल मंथ बीइंग ईयर इज अ पॉसिबिलिटी ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? सम ईयर्स आर डेज। अब देखो यहाँ क्या है? देखो यहाँ डेट से, यहाँ सम ईयर आर डेज बोला है। अब देखते हैं सम डेज आर मंथ, सम डेज आर मंथ्स दिया है क्या? नहीं दिया है। नो मंथ इज अ डे, मंथ एंड डे में नो का रिलेशन दिया है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ सम डेज आर मंथ, डेज एंड मंथ सेम वेरिएबल, मंथ डे सेम वेरिएबल, दो कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन का आंसर निगेटिव, इसका मतलब ये कौन सी केस हो गई? आइदर और केस होगी। जब हम सिलोगिज्म सेपरेट सीखेंगे उस टाइम हम इसको डिटेल में सीख लेंगे। अब देखो दोनों वेरिएबल दो सेंटेंस का आंसर निगेटिव, तो सम एंड नो भी इंक्लूड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आइदर और। आगे बढ़ते हैं हम। ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू, ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू, इसका मतलब मैंने क्या बोला? फ्यू रेड इज नॉट ब्लू। और इसका
मतलब मैंने क्या समझा आपको, इसका मतलब यही कि ऑल आर बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल बी बीइंग आर इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला सही। ऑल आर कभी भी बी नहीं हो सकता, इतना ही दिमाग में रखना है। ऑल ब्लू इज ग्रे, सभी ब्लू ग्रे हैं, तो यहाँ ऐसे हो गया नो ग्रे इज साइन, यानी कि यहाँ हो गया ऐसे। ऑल रेड कैनॉट बी ग्रे, ऑल रेड कैनॉट बी ग्रे, ये वाला सभी का सभी ग्रे इस साइड के ग्रे में आकर बैठ सकता है, यानी कि ये कैनॉट बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सम साइन इज नॉट ब्लू, सम साइन यानी कि क्या बोला है, अब देखो ये साइन यानी ये ग्रे में निगेटिव रिलेशन है, इसका मतलब इसमें भी निगेटिव रिलेशन है। ऑल सम साइन इज नॉट ब्लू यानी कि ऑल साइन इज नॉट ब्लू, इसका मतलब सम साइन इज नॉट ब्लू, ये भी ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। सही हो रहा है। चलो, ऑल सॉन्ग्स आर लवली, ऑल सॉन्ग्स आर लवली, ओनली अ फ्यू लवली इज सुपर्ब, ओनली अ फ्यू लवली इज सुपर्ब, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इसका मतलब यही हो जाएगा कि ऑल लवली कैन नॉट बी सुपर्ब, नो सॉन्ग इज गुड, नो सॉन्ग। अब देखो यहाँ सुपर्ब है, ये लिखना पड़ता है, देखो यहाँ सॉन्ग है, नो सॉन्ग इज गुड, यानी कि ये गुड के साथ निगेटिव रिलेशन। ऑल सॉन्ग सॉन्ग कैन बी सुपर्ब, ये वाला सभी के सभी सॉन्ग क्या सुपर्ब हो सकता है क्या, 100% हो सकता है। देखो ये सॉन्ग यानी कि ये क्या है, लवली वाला थोड़ा बहुत पार्ट सुपर्ब में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से ये वाला सॉन्ग वाला जो पार्ट है वो सुपर्ब में जा सकता है। अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ थे हम, कहाँ थे हम, सुपर्ब में जा सकता है, यानी कि ऑल सॉन्ग्स कैन बी सुपर्ब हो सकता है। ऑल लवली कैन बी गुड, ऑल लवली कैन बी गुड, देखो ये वाला जो सॉन्ग का पार्ट है, जो लवली का भी पार्ट है, वो गुड में कभी भी नहीं जा सकता। इसका मतलब इसका क्या आंसर आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इट का आंसर ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट देखो, ऑल शोज आर हिट, ऑल शोज आर हिट, नो शो इज अ ट्रेंडी, सम ट्रेंड इज अ फ्लॉप, नो ट्रेंड इज हिट, नो ट्रेंड इज, अब देखो ट्रेंडी एंड हिट में डायरेक्ट निगेटिव, यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी छोड़कर बाकी सभी स्टेटमेंट में अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि सही है, डायरेक्ट दिख रहा है या गलत है, तो आपको वही आंसर करना है। पॉसिबिलिटी में ही आपको अलग अलग तरीके से सोचना होता है। अब देखो नो ट्रेंड इज हिट दिया है क्या, नो ट्रेंड इज हिट ऐसा नहीं दिया है, तो ये वाला पहला रॉन्ग। ऑल फ्लॉप कैन बी शो, यानी कि ये पॉसिबिलिटी गया है, देखो ऑल फ्लॉप कैन बी शो, ये वाला जो फ्लॉप का रीजन है, रीजन है वो शो में कभी भी नहीं जा सकता, यानी कि ये भी निगेटिव। अब देखो दोनों भी निगेटिव आए, तो थोड़ा सा देखना है कि दोनों सेंटेंस में सेम सेम एलिमेंट यूज किए गए, ट्रेंडी हिट फ्लॉप शो नहीं किए, तो ये वाला नाइदर कंक्लूजन आएगा, 9 का आंसर डी। उसके बाद ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कॉमेडियन, ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कॉमेडियन, फ्यू स्टार्स आर नॉट कॉमेडियन, इसका मतलब ओनली अ फ्यू का मतलब थोड़े होते थोड़े नहीं होते, और आपको क्या बताया कि इसका मतलब ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कॉमेडियन मीन्स ऑल स्टार्स बीइंग कॉमेडियन इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, इतना भी इतना दिमाग में रखना है। सम कॉमेडियन आर सिंगर, सम कॉमेडियंस आर सिंगर, अब देखो ये सिंगर हो गया और ये स्टार हो गया। ओनली सिंगर इज अ हीरो, इसका मतलब क्या होता है, ओनली सिंगर इज अ हीरो का मतलब होता है ऑल जो हीरो है वो सिंगल सिंगर रहेंगे, यानी सभी के सभी हीरो सिंगर के अंदर आ जाएंगे, लेकिन अब हीरो को हम करेंगे क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है, ये हीरो बाकी किसी का भी, यानी कि अगर आपको पॉसिबिलिटी में हीरो के साथ किसी की भी पॉसिबिलिटी लगाई कि हो सकता है वाली पॉसिबिलिटी, क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव वाली पॉसिबिलिटी, कि क्या सम स्टार बिंग हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, नो, ऑल स्टार बिंग हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, नो, फिर सम कॉमेडियन बिंग हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, नो, यानी कि सभी का आंसर नो होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, हीरो का सभी के साथ निगेटिव रिलेशन, लेकिन हीरो जो है वो सिंगर के अंदर है कंप्लीट, यानी कि ऑल हीरोज आर सिंगर, इसका मतलब क्या, ओनली सिंगर इज हीरो का मतलब ऑल हीरो इज सिंगर, लेकिन हीरो बाकी किसी के साथ रिलेशन नहीं है, हीरो का बाकी किसी के साथ रिलेशन नहीं है। ऑल सिंगर्स कैनॉट बी स्टार्स, ऑल सिंगर्स कैनॉट बी स्टार्स, अब देखो ऑल सिंगर्स कैनॉट बी स्टार बोला है, तो ये सही आ जाएगा, क्यों,
क्योंकि ये हीरो कभी भी स्टार नहीं हो सकता। तो इसमें क्या बोला है, कैन नॉट बी, कभी भी सभी के सभी सिंगर स्टार नहीं हो सकते, ऐसा बोला है। तो यस, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये हीरो कभी भी स्टार के अंदर नहीं जा सकता। नो कॉमेडियन इज हीरो, नो कॉमेडी, यस, नो कॉमेडियन इज हीरो, क्योंकि हीरो एंड कॉमेडियन का भी निगेटिव रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। नेक्स्ट, अब देखो हमारे सामने एक पजल आया है। एक्चुअली थोड़ा मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा पैनिक भी हो रहा है मेरे से। थोड़ा होगा होगा होगा, काम डाउन काम डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने इस सेशन में एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट पजल रखे नहीं है, क्योंकि मुझे भी समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, या सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ये इसलिए आप ही बताओगे और आप मुझे गाइड करोगे आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए। इसमें यानी कि किसमें, मैं सिखाने का तरीका या थोड़ा फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है, बाकी मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, अच्छे से हो जाएगा। 8 persons ABCDEFGH आर सिटिंग इन लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ। 8 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं जब नया था तब क्या करता था, 8 लोग लिखता था, 1 2 3 4 5 6, 8 लोग लिखता था और फिर करता था। उसके बाद जैसे जैसे मैं इसमें प्रो होता गया, तब ऐसा लिखना बंद किया। लिखना स्टार्ट करना है पहली कंडीशन से, आपको आंसर मिलता जाएगा। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, पहले लिखो ई के सेकंड राइट में डी है। 2 बार लिखना है, ई के सेकंड राइट में डी है। कि कितनी मैक्सिमम, देखो 2 3 या 4 पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटीज में खेलना है, ना कि कंडीशन ज्यादा लिखनी है। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई हु सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ई सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड लिखा है। ई देखो एक्सट्रीम एंड होगा थर्ड से, यहां से देखते हैं 1 2, एक्सट्रीम एंड हो गया, यानी कि थर्ड से एक्सट्रीम एंड से थर्ड में ई हो गया। कितने लोग बोले, 8 लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली एक कंडीशन हो गई। दूसरी 1 2 3 थर्ड से एक्सट्रीम एंड, यानी कि यहाँ कंप्लीट हो गया। यानी कि देखो ई कौन से पोजीशन पे, ई हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, 1 2 3। अभी यहाँ कितने लोग होंगे, 8, 4 5 6 7 8। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि हमने पॉसिबिलिटी कैसे बनाए। ओनली 3% सीट बिटवीन डी एंड जी। अब देखो इस साइड तो लिख नहीं सकते, 1 2 3 यहाँ आ गया जी, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 इस साइड नहीं आएगा, तो इस साइड आएगा जी। एज मेनी पर्सन सीट राइट ऑफ जी एज टू द लेफ्ट ऑफ बी। जी के, अब देखो जी के राइट में जितने हैं उतने जी के लेफ्ट में है। इसको आपने उल्टा भी पढ़ा, जी के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही जी के राइट में है, ये भी चलता है। जैसे दूसरा एक पजल हमने देखा कि आई के ऊपर जितने हैं उतने ही यन के नीचे, उसको आपने उल्टा भी पढ़ा कि यन के ऊपर जितने हैं उतने ही आई के नीचे, वो सही रहता है। पजल में बहुत सी पॉसिबिलिटीज उल्टी पुल्टी करने के बाद भी सही रहते, लेकिन वो आपको एज अ यानी कि प्रैक्टिस के बाद समझ में आती। हाँ, देखो एज मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ जी, 1 2 3 4 एज टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि बी के लेफ्ट में भी 4 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा बी। एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में एच, बी के सेकंड लेफ्ट में एच। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए एज बिटवीन ए एंड एफ। अब देखो ये आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा सेंटेंस हो, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए एज बिटवीन ए एंड एफ, यानी कि ये ए मिडिल में आ रहा है, ए एंड एफ। अब देखो यहां अगर सेम वेरिएबल है, इसका मतलब एच ए एंड एफ, ये ऐसा फ्लो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलो, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए एज बिटवीन ए एंड एफ, ऐसा बोला है, यानी कि एच ए एफ, इसका फ्लो सेम रहेगा। अब देखो एच यहाँ ए लिखकर यहाँ सामने एफ नहीं लिख सकता, तो ये वाला फ्लो यही से बनेगा, एच ए एफ। और ये वाला बनने के लिए एच यहाँ लिखना पड़ेगा ए, और यहाँ लिखना पड़ेगा एफ, एक एक का गैप छोड़ के। तो यहाँ हमारा रिमेनिंग जो वर्ड है, सॉरी लेटर है, वो आएगा एफ हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं हम, जी एफ ई ए डी एच सी बी, यहाँ आएगा हमारा सी, एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आ गया, अब देखो आप बोलोगे कि क्या ऐसा
इतना आसान सवाल आपके एग्जाम में आएगा। उसका आंसर क्या है पता है? यस, 101% आ सकता है। इस बैकलर क्या डिफिकल्ट नहीं होगा, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आसानी क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन दो वेरिएबल वाले होते हैं, बाकी दो क्वेश्चन हमारे सिंगल वेरिएबल वाले होंगे। सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन आसानी होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में आपको पहले डबल वेरिएबल वाले करने हैं, क्योंकि वो ज्यादा आसान होते हैं। आसानी से उसकी यानी कि पॉसिबिलिटीज बन जाती है। सिंगल वेरिएबल में थोड़ा बहुत फंसाने की कोशिश भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ ए के राइट में कौन बैठा है? DHCB। DHCB। तुम देखो यहाँ सिर्फ EH है, यानी कि इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, ओनली 3। तो आपको इसके आंसर सॉल्व करने एंड बताना है कि कौन से 12 ट्वेल्थ का कौन सा है, 13th का कौन सा है, 14th का कौन सा है। आगे जाते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। WBG। अब देखो ये कौन से क्वेश्चन है? ये हमारे क्वेश्चन से अल्फाबेटिकल सीरीज। अब देखो अल्फाबेट सीरीज एक होती है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज एक होती है, न्यूमरिक सीरीज होती है। न्यूमरिक सीरीज में सिर्फ नंबर वाली सीरीज, अल्फाबेट सीरीज मीन्स सिर्फ अल्फाबेट वाली सीरीज, और अल्फा न्यूमरिक सीरीज जो होती है वो अल्फाबेट एंड नंबर्स को एक साथ ये करके हमारी जो सीरीज बनती है वो अल्फा न्यूमरिक सीरीज। तो हम देखने वाले हैं यहाँ अल्फाबेट सीरीज। अब देखो यहाँ बहुत से बच्चों का अगर प्रैक्टिस अच्छा नहीं है और आपका दिमाग अच्छे से नहीं चलता, तो यहाँ के आंसर्स निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको इसके ट्रिक्स पता होना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखो क्वेश्चन देखो। इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या बोला है? सभी के सभी वर्ड्स जो सामने दिए रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट लिखे जाए। इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स ABCD, रिवर्स मीन्स जेड से पीछे। अगर उसको राइट से लिखा जाए, अगर देखो इस सेंटेंस को समझ में इस सेंटेंस को समझो फिर पहले कि आपको जेड से यहां लिखने को बोला है, इसका मतलब इस साइड क्या आएगा? इसका मतलब इस साइड ए आएगा। इसका मतलब ए से जेड तक ही लिखना है। इसका मतलब क्या हो, समझ में आया? इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहां से जेड से अगर लेफ्ट की तरफ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जेड से ए तक लिखना है, इसका मतलब ए से जेड तक लेफ्ट से राइट में लिखना है। ये तो समझ में आ गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। फिर क्या बोला है? फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यानी कि इसका मतलब क्या बोला है? सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमें लिखना है और बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा। ABC पहला, उसके बाद D, यानी कि पहले का आंसर क्या आ जाएगा? DVS। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। पहले आपको क्वेश्चन पॉज यानी कि वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नहीं समझ में आए तो आपको मेरे साथ सॉल्व करने हैं। इसका क्या आ गया? B। ओके। उसके बाद हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड कौन सा है? थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है? K। and left hand, and the second letter of the fourth word from the right hand, fourth word 1 2 3 4, fourth word from the right hand उसका कौन सा लेटर? सेकंड, यानी कि X। अब बोला गया है कि K एंड X के बीच में कितने अल्फाबेट है। अब कैसे करते हैं आप देखो। LMNOPQRSTUVWX, यानी कि 12। इसका आंसर C। 17, 17 का आंसर C। टोटल 12 लेटर है। इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स आर इंटरचेंज। क्या बोला? पहला एंड थर्ड लेटर अगर इंटरचेंज किया जाए, देन सेकंड एंड थर्ड लेटर आर इंटरचेंज। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको पहले एक के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, एंड वो जो पैटर्न बन रहा है ना उसको सभी में इंप्लीमेंट करना है। अब देखो जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द, पहला वर्ड मैंने यहाँ इसे लिख के रखा, क्या? WBG, इसको लिखा। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द गिवन वर्ड इंटरचेंज, फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज किया, यानी कि G यहाँ आया, B सेम जगह पे, उसके बाद यहाँ आया W। देन सेकंड एंड थर्ड लेटर आर इंटरचेंज। अब देखो सेकंड एंड थर्ड को इंटरचेंज करना है, यानी कि G यही, उसके बाद यहाँ आया W, यहाँ आया B।
देन उसके बाद जो बोला है वो बाद में देखेंगे। हमने क्या किया अब देखो कि पहले वर्ड में क्या चेंज हुआ। WBG था, उसमें जी पहले आया और WB वैसे का वैसा रहा। इसका मतलब लास्ट का लेटर स्टार्टिंग में लिया और बाकी जैसे का तैसे रखा। अब देखो हर एक इसके लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आया कि यल आगे लिया और CX वैसे की वैसे रखा, बी आगे लिया और एक केजेड जैसे कि जैसे लिखा, ओ को आगे लिया और NF जैसे कि वैसे, उसको बाद यस एंड DV। आगे क्या पूछा है देखो, देन हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म्ड विल बी गिव मीनिंगफुल वर्ड। अब देखो मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन यहाँ आपको समझ में आएगा कि GWB कुछ वर्ड नहीं हो रहा, LCX भी नहीं होता, BKZ नहीं होता, ONF नहीं होता, SD भी नहीं होता, कुछ भी यहाँ वर्ड नहीं होता। बन रहा है, समझ में आ रहा है तो ही सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व नहीं करना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन। आई होप कि ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है कि कैसे टैकल करने होते हैं। आगे जाते हैं। इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। क्या बोला है, जो वर्ड है ना, वर्ड वर्ड के अंदर ही उनको अगर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। अब क्या बोला है, ये जो बी है ना, ये जो डब्ल्यू है ना, वो डब्ल्यू यहाँ आएगा फर्स्ट, उसके बाद यानी कि यहां से कौन सी ऑर्डर होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगी। हम्म, इन अब देखो अच्छे से देखो, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, देन हाउ मेनी लेटर रिमेन्स अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन। यानी कि ऐसे ही, यानी कि अब देखो यहाँ समझो, यहाँ क्या करना है, यहाँ इस साइड से बोला है कि पहले रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। इसका मतलब क्या है, पहले डब्ल्यू आएगा, जेड आएगा, डब्ल्यू आएगा, ऐसे आएगा। इसका मतलब इस साइड से कौन सी ऑर्डर में, यानी कि इस साइड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमें कभी भी अल्फा, देखो 1 से 100 तक जाना आसान है, या 100 से 1 तक, कभी भी 1 से 100, तो हमें आसान रास्ता चुनना है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा बी, यानी कि ABC गए। यानी कि क्या बोला है, हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि उसी पोजीशन में कितने लेटर है वो हमें बताना है। अब देखो यहाँ अगर बी आया तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, ABCDEFG, यही जी आ जाएगा, तो डब्ल्यू सेम जगह पे रह जाएगा, यानी कि पहला हमारा लेटर हमें मिल गए। अब देखो यहाँ से ही करना है, अगर लेफ्ट साइड से जाओगे तो फंसोगे, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। अब देखो यहाँ सी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ यल आ जाएगा और यहाँ एक्स आ जाएगा, तीनों भी चेंज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ एक भी नहीं, यहाँ बी सेम जगह पे रह रहा है देखो, यानी कि ये 2 लेटर हो गए। उसके बाद के आएगा यहाँ, यहाँ जेड, उसके बाद यहाँ देखो ABCDEFGHIJKLMNO, फिर उसके बाद यहाँ डी, उसके बाद यहाँ यस, उसके बाद यहाँ वी। यानी कि हमारे कितने लेटर हो रहे हैं, कितने लेटर अनचेंज्ड है यहाँ, 2 ही है। आई होप कि यहाँ भी आपको समझ में आया कि मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, मैं सामने से नहीं गया, मुझे समझ में आया कि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताया है, लेकिन इस साइड से अगर रिवर्स है तो इस साइड से सीधा जाना है हमें। अगर सीधा जाना आसान होता है, उल्टा जाना डिफिकल्ट होता है, तो हमें उल्टा नहीं जाना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। इन द गिवन वर्ड्स ऑल लेटर्स आर चेंज्ड टू द प्रीवियस लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब क्या बोला है देखो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नो वोवेल। इसको भी समझते हैं। इन द गिवन वर्ड्स ऑल द लेटर्स आर चेंज्ड टू द प्रीवियस लेटर। अब देखो हमारे क्या बोलते हैं, वोवेल्स कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। उसके सामने जो जो लेटर्स होने वाले हैं वो कौन से होने वाले, बी, यहाँ ई के बाद यह, आई के बाद जे, ओ, पी, यू, फी, ABEFGHIJKLMNOPQRSTUV। यानी कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये तो पता पता चल गया आपको। आपको क्या बोला है देखो, इन द गिवन वर्ड्स ऑल द लेटर्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर। यानी कि ये जो बी है उसको अगर प्रीवियस लेटर में अगर ये किया जाए, चेंज किया जाए एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज अ नो वोवेल। कौन से वर्ड में वोवेल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको अगर किधर बी मिलता है तो बी का यहाँ ए होने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ देखो,
बी का ए होने वाला है। अगर यफ मिलता है, यफ का है, यफ यहाँ, यफ का यहाँ ई मिलने वाला है आपको, यानी कि यहाँ आपको क्या करना है, जहां जहां इन द गिवन वर्ड्स ऑल द लेटर्स सीरीज, किसमें एक भी वॉवेल नहीं होगा ऐसे वर्ड निकालने। आप कैसे निकालोगे, आपको सिर्फ ये वाले लेटर्स जहां जहां है वो ढूंढना है, जहां जहां है। अब देखो बी एफ जे पी वी, बी एफ जे पी वी आएगा, बी एफ जे पी वी यहाँ नहीं है। इसका मतलब इसको अगर इसके पहले वाले लेटर्स लिए जाए तो यहाँ वॉवेल हमें नहीं मिलेगा, यहाँ एक वॉवेल हमें मिलेगा, सी एक्सएल, यहाँ सी एक्सएल क्या नहीं, यहाँ वॉवेल नहीं मिलेगा। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ यफ है, इसका मतलब यफ के आगे ये के जेड बी, यानी कि यहाँ आपको ढूंढना है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ बी है, बी है, इसका मतलब यहाँ ए आ जाएगा, यानी कि कौन से में वॉवेल नहीं है हमारे, इसमें हमारे सी एक्स एल डी वी एस, यहाँ भी है, देखो यहाँ वी है ना, यहाँ है, सी एक्स एल में हमारा वॉवेल नहीं। A certain number of person in sitting around a circular table facing the center, at least 12 person are sitting at the table। अब देखो सर्टन नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 12 लोग होंगे ऐसा बोला गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको एक्चुअली सर्कुलर में नहीं सॉल्व करना है, इसको लीनियर में सॉल्व करना है। सॉल्व करते करते जो आपको आंसर मिल जाएगा, 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एफ। अब देखो डी अगर यहाँ है, एक दो, एफ यहाँ है, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एफ अगर यहाँ है तो एक दो, यहाँ डी हो जाएगा। अब इसको पहले समझते कि डी के राइट में अगर बोला जाए, अगर डी यहाँ है तो एक दो यहाँ एफ है, इसका मतलब डी के थर्ड राइट में एफ है, यानी कि इसको मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, डी के 1 2 सेकंड राइट में, थर्ड राइट में एफ है, डी के थर्ड लेफ्ट में एफ है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3। तो इसको सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे फ्लो जा रहा है। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ, इसकी दो पॉसिबिलिटीज लिखी कि डी एंड एफ के बीच में दो लोग, डी एंड एफ के बीच में लोग दो लोग, यानी कि एफ के लेफ्ट में डी हो सकता है या एफ के राइट में डी हो सकता है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब देखो ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं, सी के 1 2 3 थर्ड राइट में ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अब देखो एफ के इमीडिएट राइट में सी, एफ के इमीडिएट राइट में सी के थर्ड राइट में ए, सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ए, सी के 1 2 3 थर्ड राइट में ए। आई होप कि यहाँ तक हमारी एक भी पॉसिबिलिटी यानी कि कंडीशन नहीं रही, यहाँ तक हमारा हो गया है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एल, ए एंड एल के बीच में एक लोग, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अ सी, ए एंड एल के बीच में एक इंसान लेकिन वो सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि यहाँ एल नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा एल, यहाँ एल नहीं आएगा, इसका मतलब एल आ जाएगा यहाँ। आगे देखते हैं, as many persons sit between L and C, as many persons sit between L and C when counted from left of L, L के लेफ्ट से L and C के बीच में देखो 1 2 3 4 लोग हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 लोग हैं, यानी कि 4 लोग। as between D and L, as between D and L when counted from left of D, D के लेफ्ट से 1 2 3 और 4 इतने ही लोग होने चाहिए, ऐसा बोला गया है। डी के लेफ्ट से 1 2 3 4 इतने ही लोग होने चाहिए, ऐसा बोला गया है। अब देखो इस सेंटेंस को फिर से एक बार पढ़ो, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन यल एंड सी, यल एंड सी के बीच में व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ यल, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। एज बिटवीन डी एंड यल व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डी, डी यानी कि डी एंड एल के बीच में भी उतने ही लोग होने चाहिए जब हम डी के लेफ्ट से काउंट करें। डी के लेफ्ट से काउंट किया, 1 2 3 4 लोग हैं एल के बीच, एल एंड डी के बीच में, यहाँ 1 2 3 4 लोग हैं डी एंड एल के बीच में। अब देखो हमारी पहली कंडीशन जो थी कि कम से कम 12 लोग होने चाहिए, यहाँ कितने हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये वाला पहले गलत हो गया। यहाँ देखो 3 6 9 12 13 14, यानी कि वो
12 प्लस हो रही है। आगे जाते हैं। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में बी है। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यानी कि ई यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी के बीच में मोर देन वन पर्सन है, यानी कि ई यहाँ नहीं होगा। बी वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई, ई के राइट से काउंट, ई के राइट से यानी कि यहाँ ऊपर देख रहा है, ई के राइट से काउंट किया तो। अब देखो इसको अगर आपने ऐसा सर्कुलर में किया तो आपका यही आंसर आपको मिल जाएगा। एक्चुअली अंकुश लांबा सर जो है रीजनिंग, वो थ्रेड मेथड इसको कहते हैं इसी को। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, ये कौन सी मेथड वगैरह कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा। राइट से लोग कभी कभी राइट से सभी लोग अंदर देख रहे या सभी लोग बाहर देख रहे, उसका आंसर सेम ही आता है। अगर सर्कल है, सर्कल में 8 लोग हैं, सभी लोग अंदर देख रहे, सर्कल है, सर्कल में सभी लोग बाहर देख रहे, अंदर देख रहे वाला एग्जाम्पल अगर बाहर देख रहे हैं ऐसा करके सॉल्व किया तो भी आंसर सही आता है। ऐसे ही है, ऐसे आपको बहुत से ट्रिक समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे। हम देखते हैं आंसर सही है क्या हमारा। देखो यल टोटल कितने नंबर है देखते हैं पहले। यहाँ 14 हो गए थे ना, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 14 है। यल के सेकंड लेफ्ट में ए है, यल के सेकंड लेफ्ट में ए के थर्ड लेफ्ट में सी एंड एफ, सॉरी, ए के थर्ड लेफ्ट में सी, उसके बाद एफ, उसके बाद एफ के थर्ड लेफ्ट में डी, एफ के थर्ड लेफ्ट में डी, डी के सेकंड लेफ्ट में बी, उसके इमीडिएट लेफ्ट ई, बी के सेकंड लेफ्ट में सॉरी डी के सेकंड लेफ्ट में बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट ई, उसके बाद ई के सेकंड लेफ्ट में यल, ई के सेकंड लेफ्ट में यल, यानी कि ये वाला हमारा सही जा रहा है। यहाँ आंसर भी जैसे सर्कुलर में आंसर सही जाएंगे वैसे ही लीनियर में भी आंसर सही जाएंगे। हाउ मेनी पर्सन सीट अराउंड द सर्कुलर टेबल, हमारा आंसर 14 था। क्या हमारा आंसर 14 है? 21 का आंसर सी सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन के आंसर आप सॉल्व कीजिए। इनइक्वेलिटी वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक, जिसको मैं आपको बोलता हूँ कि हमें एंड में करना है। इसको एंड में क्यों करना होता है? इनइक्वेलिटी का सेपरेट भी मैं चैप्टर सेपरेट टॉपिक हम आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन पहले हम ये देखते हैं। अब देखो के से बी तक जाना है दोनों साइन लेके। मैं कैसे करता हूँ, देखो के से बी तक जाना है दोनों साइन लेके, के से बाहर ही नहीं निकल सकता, यानी कि ये वाला रॉन्ग। एन से क्यू तक जाना है सिंगल साइन लेके, एन से डब्ल्यू तक गया, डब्ल्यू से बाहर आई तक, आई से क्यू तक, यानी कि ओनली टू फॉलो। उसके बाद जे से जेड तक जाना है दोनों साइन लेके, जे किधर है, जे इधर है, जे से एन तक, एन से यानी कि एन से यू, यू से सी, सी से जेड, यानी कि ये वाला सही। डी से एल तक जाना है, डी किधर है, डी से यू तक, यू से एल तक, यानी कि ये वाला भी सही। टी से क्यू तक जाना है सिंगल साइन लेके, टी किधर है, टी किधर है, टी इधर है, टी से बाहर नहीं निकल सकते, टी दूसरी जगह पे है क्या? नहीं है। वाई से बी तक जाना है दोनों साइन लेके, वाई से देखो, वाई से टी तक जा सकता हूँ। देखो बी तक जाने के लिए यहाँ बी के सामने ही डबल साइन नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी नहीं जा सकता। इधर और केस किधर नहीं है ना, इधर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी फ्लो में हम भूल जाते हैं। अब देखो यू से बी तक जाना है, यू से बी तक जाना है, यू से आई तक गए, आई से बाहर नहीं निकल सकते, इसका मतलब ए रॉन्ग। बी से यू तक जाना है दोनों साइन लेके, बी से पी तक, पी से जी तक, लेकिन दोनों साइन नहीं है, यानी कि ए रॉन्ग। अब देखो यहाँ देखो यू बी, यू बी, यानी कि ऐसा दिखा तो हमारी कौन सी केस हो जाती है? आइदर और केस। आइदर और केस इसको कैसे लिखते हैं? देखो यू बी, यू बी, पहला जो है उसको ऐसे लिखा, और दूसरा क्या है? u इज ग्रेटर देन बी है पहला, और दूसरा क्या है? b इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यानी कि तीनों साइन इंक्लूड हुए यहाँ, दोनों भी कंक्लूजन फॉल्स हो गए, यानी यहाँ दो वेरिएबल हमारे हैं, इसका मतलब है आइदर और केस हमारी बनेगी। आगे जाते हैं। उसके बाद W से R तक जाना है, W से I, I से T, T से R, यानी कि ये वाला सही। O से F तक जाना है दोनों साइन लेके, O से I, I से, अब देखो यहाँ सिंगल साइन है, ये वाला रॉन्ग, यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है।
नेक्स्ट देखो, 8 persons PQRSTUW got approval on 2 different dates either on 13th and 28th of the 4 different months। अब इसको कैसे लिखते हैं देखो, मार्च, पहले हमने लिखा यहाँ मार्च, यहाँ दो, यहाँ दूसरे दो, यहाँ दूसरे दो, ओके। मार्च अप्रैल जून जुलाई, मार्च अप्रैल जून जुलाई, जैन फेब मार्च, मार्च यानी कि 31, अप्रैल हुआ 30 का, जून, मार्च अप्रैल जून जुलाई है ना, मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर से एक बार 30, जुलाई हमारा 31। अब कौन से डेट दिए देखो, 13, 28, 13, 28, 13, 28, 13, 28। आगे बढ़ते हैं। चलो, only 1 person got approval on each date and only 2 person got approval in each month, okay। Q got approval 4 person before you। अब देखो 4 person before you मीन्स बीच में कितने लोग, 3 लोग। इसको कैसे लिखा देखो मैंने, Q got approval 4 persons before you, यानी कि Q एंड U के बीच में 3 लोग रहेंगे, Q ऊपर रहेगा U के। एंड इन द मंथ हैविंग लेस देन 31, इसका मतलब Q 30 days वाले में। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ आ जाएगा Q, तो 3 घर छोड़ के, यानी कि 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा U। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, हमारा Q आ जाएगा यहाँ और U आ जाएगा यहाँ। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस के लिए। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्या क्या डायरेक्ट हमने। अब देखो यहाँ कंडीशंस अगर बाहर लिखते रहोगे तो गलत हो जाएगा। कंडीशन बाहर कम लिखनी है, मैंने लिखी लेकिन मुझे समझ में आया नेक्स्ट सेंटेंस है कि यहाँ बैठ रहे, पॉसिबिलिटी बन रही है, तो कितनी भी पॉसिबिलिटी बनने बनने दो, लेकिन हमने पुट कर दिया। एज मेनी पर्सन गॉट अप्रूवल बिफोर यस आफ्टर यू, इस सेंटेंस का मतलब क्या बोला है, यू लास्ट से फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ यस आ जाएगा, यहाँ सेकंड नंबर पे तो यहाँ यस आ जाएगा। आपको समझ में आया क्या किया, एज मेनी पर्सन गॉट अप्रूवल बिफोर यस एज आफ्टर यू। यू नीचे से कौन से नंबर पे, सेकंड, यस ऊपर से सेकंड नंबर, यू नीचे से फर्स्ट नंबर, यस ऊपर से फर्स्ट नंबर। डब्ल्यू गॉट अप्रूवल 2 person आफ्टर यस, यानी कि डब्ल्यू यहाँ, डब्ल्यू यहाँ। एज मेनी पर्सन गॉट अप्रूवल बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, एज बिटवीन पी एंड टी। आपको क्या बोला है, ऐसे आ गया है तो डब्ल्यू पी टी, फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अब देखो यहाँ डब्ल्यू लिखा तो यहाँ पी लिख सकता हूँ, यहाँ टी लिख सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी। डब्ल्यू यहाँ, पी यहाँ, टी यहाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी। यानी कि देखो डब्ल्यू यहाँ, पी यहाँ, टी यहाँ, यानी कि एक एक का गैप हो रहा है, ये भी सही जा रहा है। अब देखो डब्ल्यू यहाँ, पी यहाँ, टी है, यहाँ एक ही हो रहा है। अब देखो यहाँ लिख देते हैं डब्ल्यू यहाँ, सॉरी, यहाँ नहीं होगा, डब्ल्यू यहाँ, यहाँ हो जाएगा पी, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, डब्ल्यू पी एंड टी, हमारा टी। अभी यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो रही, तो क्या करना है, हमें लिखना है। 2 पॉसिबिलिटी बनी तो 2 पॉसिबिलिटी हमें लिखनी है। यहाँ यू आ गया, डब्ल्यू यहाँ, तो दूसरा आ जाएगा पी यहाँ और टी यहाँ। दूसरी पॉसिबिलिटी में डब्ल्यू यहाँ, पी यहाँ, टी यहाँ। आर गॉट अप्रूवल बिफोर वी, वी के पहले आर है, ऐसा बोला गया है। वी के पहले आर है, वी के पहले आर है, बट नॉट ऑन द सेम डेट। यानी कि इसका मतलब क्या बोला है, आर एंड वी सेम डेट पे नहीं है। आर 13 को है, वी भी 13 को है। आर 28 को है, वी भी 28 को है। आर 13 को है, वी 28 को है, यानी कि ये वाला सही हमारा हो जाएगा। देखो ये वाला आर। अब देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ क्या बोला था, आर गॉट अप्रूवल बिफोर वी बट नॉट ऑन द सेम डेट, यानी कि आर एंड वी की सेम डेट नहीं होनी चाहिए। आगे जाते हैं, आर एस क्यू डब्ल्यू, आर एस क्यू डब्ल्यू, देखो आर एस क्यू डब्ल्यू, पी टी यू वी, पी टी यू वी, पी टी यू वी, ये सभी हमारा सही जा रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए, यानी कि एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, या समझाने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें भी आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। मैं नया हूँ, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। अब देखो मैं नया हूँ, मुझे समझने में ये प्लेटफॉर्म टाइम लगेगा, वैसे भी आप भी कभी कभी आप जो एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो उसमें नए होते हो, उसमें आपको टाइम लगता है। एंड एक्चुअली 9 बज गए हैं, मुझे बैंक में जाना है, तो टाइम हो रहा है। एंड दूसरा क्या आपके लिए ये है,
क्वेश्चंस, उसके बाद ये है आपके सॉल्यूशंस, सभी आंसर्स, एंड उसके बाद ये है आपका होमवर्क। आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितने टाइम में सॉल्व हुआ ये आपको मुझे बताना होगा, कितने टाइम में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एंड इसका एक आंसर दो बॉक्स देखो, द बॉटम ऑफ टॉप मोस्ट जो बॉक्स है ना, आपको आंसर किसका बताना है मालूम है? टॉप मोस्ट जो बॉक्स है ना, उसमें कौन है ये आपका आंसर बताना है। तो हम देखेंगे कि आपका सही है या गलत है, एंड आपने कितने मिनट में सॉल्व किया ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। धीरे धीरे हम बाकी सभी टॉपिक्स कवर करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे तो अच्छा जाएगा, इससे भी ज्यादा अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।